आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को जो है वो है लेक्चर मेथड भी बोलते हैं। व्याख्यान विधि की जो अवधारणा है सबसे पहले वो देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्चर मेथड। यानी ये है सबसे पुरानी जो शिक्षण विधि है। प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे तो उसमें गुरुजी वेदों का जो उपनिषद है उन सबका जो ज्ञान है मुख्य रूप से विद्यार्थी को बोलकर ही भाषण के रूप में देते थे, और उसी का जो वर्तमान रूप है क्या है, व्याख्यान विधि है। यूरोप में काफी फेमस है और इसे कथन विधि बोलते हैं यूरोप के अंदर, टेलिंग मेथड। ठीक है, गुरुकुल आश्रम में गुरुजी शिष्य को क्या करते थे, भाषण देकर ही ज्ञान प्रदान करते। फिर मध्यकाल में क्या हुआ, यूरोप के अंदर कथन विधि जो टेलिंग विधि वही क्या है, व्याख्यान विधि का ही स्वरूप है। पाठ को मौलिक अभिव्यक्ति या भाषण के रूप में पढ़ाना ही क्या है, पाठ को मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण के रूप में पढ़ाना व्याख्यान विधि कहलाता है। यानी मौखिक रूप से आप बोलोगे और उसकी अभिव्यक्ति करोगे या भाषण होगी, वही क्या है, व्याख्यान विधि है। सबसे आसान विधि है और सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। देखो व्याख्यान विधि में सफलता के लिए आपको 3 चीज होनी आवश्यक है। पहले आपको विषय वस्तु का चयन, यानी आपकी विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो आप जिसे विषय वस्तु को चयन कर लिया, कठिन विषय वस्तु को चयन कर लिया, जबकि आपने क्या किया, जो पढ़ाने की जो तरीका है सरल से कठिन की होगा, इसका चयन करके कठिन से सरल की तरफ जाओगे तो बच्चे उसको अरुचिकर मानेंगे और उसमें ध्यान नहीं देंगे, हमेशा सरल से कठिन की ओर जाओगे। यानी आप जो विषय वस्तु लोगे पहले सरल लोगे, फिर धीरे धीरे कठिन होती चली जाएगी। उस जो शिक्षण सूत्र है उनका आप प्रयोग करते हुए पढ़ाओगे। ठीक है, यानी जो विषय वस्तु चयन है शिक्षण सूत्र को ध्यान में रख करके आप करोगे, फिर आप व्याख्या दे पाओगे। फिर विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार, यानी जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो उसके ऊपर आपका कितना अधिकार है, यानी पूर्ण रूप से आपका अधिकार होगा तो ही आप, यानी कुछ भी बच्चे आपसे पूछे तो आप तुरंत उसका जवाब दे पाए। उस विषय वस्तु है वो जो टॉपिक आप या प्रकरण आप पढ़ोगे उसके ऊपर। ठीक है, चयनित विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का यानी कौन जो तरीका है, यानी आपकी आवाज स्पष्ट है, आप आत्मविश्वास से युक्त होकर पढ़ा रहे हो, बच्चे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर निष्क्रिय हो रहे हैं तो उनको बीच बीच में आप प्रश्न विधि से द्वारा उनसे प्रश्न भी कर सकते हो। यानी कुल मिला के अगर बच्चे अगर निष्क्रिय होते जा रहे हैं फिर भी तो आप मॉडल या कोई चार्ट चित्र का प्रयोग भी कर सकते हो। यानी आपका जो पढ़ाने का जो तरीका होगा वही क्या है, आपको व्याख्यान विधि में सफलता दिला सकता है। ठीक है, विषय वस्तु ऐसे होनी चाहिए जो बच्चों की आसानी समझ में, विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार होना चाहिए और जो पढ़ाने का जो तरीका है शिक्षण विधि आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो व्याख्यान विधि है उसको हम एक चार्ट के रूप में समझते हैं। देखिए इनपुट यानी अदा, यानी हम निवेश क्या कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए इनपुट यानी अदा या निवेश, हम निवेश करते हैं पाठ योजना तैयार। ये जो अध्यापक है वो क्या कर रहे हैं, अध्यापक कर रहा है पाठ का निर्माण कर रहा है, एक प्लान लेसन प्लान बनाया है जिसमें हमने शिक्षण उद्देश्य लिखे हैं, उद्देश्य पत्र लिखे हैं, प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्या, सब कुछ उसमें तैयार कर दी। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण भी क्या है, अध्यापक ही करता है, यानी क्लास में जो पढ़ा रहा है पढ़ाने का क्या तरीका है, कौन शिक्षण विधि का वो प्रयोग कर रहा है, प्रश्नोत्तर विधि कर रहा है, व्याख्यान विधि कर रहा है। ठीक है, वो सब इसमें शामिल है। ठीक है, यानी विकासात्मक प्रश्न करके फिर वो व्याख्यान दे रहा है, छात्र अध्यापक खत्म कर रहा है, वो सब उसमें शामिल है। यानी ये भी क्या है, अध्यापक ही कर रहा है। ठीक है, फिर एक ज्ञान का संग्रह, जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं या जो कुछ नोट्स जो मुख्य जो बातें हैं शाम प्रसार के रूप में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो उसको विद्यार्थी कॉपी के अंदर उतारते हैं, वो सब ये क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी ज्ञान का संग्रहण कर रहे हैं। यानी ये क्या छात्रों के द्वारा किया जाता है, यानी छात्र है वो अपने अंदर ज्ञान का ग्रहण करते हैं। फिर है मूल्यांकन, ये दोनों जो प्रस्तुतिकरण है और जो ज्ञान का संग्रहण है ये दोनों क्या है, प्रोसेस के अंदर आते हैं, यानी प्रक्रिया और प्रकरण, यानी जो शिक्षण और जो अधिगम है दोनों क्या है, मिक्स है। यहाँ पे तो हो गया आपका शिक्षण, ये हो गया अधिगम। ठीक है, दोनों क्या हो गई आपकी प्रोसेस है, प्रक्रिया प्रक्रम। फिर आउटपुट, आउटपुट क्या मिला हमें, हमने निवेश किया, हमने प्रोसेसिंग कर ली, ठीक है, इनपुट किया, प्रोसेस कर लिया, अब आउटपुट क्या है वो मूल्यांकन रूप में मिलेगा। हम विद्यार्थियों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, यानी छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो
शिक्षण के उद्देश्य है हमें कहाँ तक प्राप्त हुए वो हमें पता लग जाए। व्याख्यान विधि की जो परिभाषा है वो देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ लेक्चर मेथड। ठीक है, सबसे पहले जो रिक्स है उन्होंने ये कहा कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों तथा अन्य संबंधों का क्या है स्पष्टीकरण है, यानी आप उन चीजों को क्या कर रहे हो अपने व्याख्यान से स्पष्टीकरण कर रहे हो जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझे। सुनने वाले कौन है? छात्र है, वो क्या है समझ जाए, यानी उनको ज्ञान हो जाए, वो इस बारे में सीख जाए, यानी सुनने वाले छात्र है, ठीक है, वो ज्ञान हो जाए, यानी तथ्यों, सिद्धांतों, अन्य संबंधों क्या है स्पष्टीकरण, यानी शिक्षक क्या है वो उनका स्पष्टीकरण करता है इन तीनों बातों को। ठीक है, और वो यही चाहता है कि जो सुनने का उसको यानी जो छात्र है वो उसको समझ जाए। फिर है जेम्स एम ली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षा शास्त्रीय विधि है। ठीक है, इसमें शिक्षक औपचारिक व नियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है, यानी भाषण देना ही क्या है व्याख्यान विधि है। ठीक है, वो औपचारिक होता है, यानी क्लास के अंदर आप बैठ के पढ़ाते हो, यानी क्लास में जाके बच्चों को, बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ाते हो, और ये नियोजित होता है, यानी आप लेसन प्लान पाठ का निर्माण करते हो। ठीक है, फिर आप किसी प्रकरण या समस्या पर आप क्या देते हो भाषण देते हो। ठीक है, फिर एक बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार यही एक व्यवहारिक विधि है, ये उन्होंने क्या बोल दिया इसको व्यवहारिक विधि माना है, जो कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग में जाती है। जहां भी आप क्लासों में जाओ, यानी अभी भी मैं क्या दे रहा हूँ आपको व्याख्यान विधि के द्वारा ही पढ़ा, यानी लगातार हम क्या करते हैं व्याख्यान ही देते हैं, और उसका वर्तमान समय में विस्तृत रूप में प्रयोग लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है, यानी ये क्या है व्यवहारिक विधि है। कौन मानता है इसको बाइनिंग एवं बाइनिंग, ये क्या है व्यवहारिक विधि है, इसलिए इसको बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग लिया जाता है, और वर्तमान समय में यही क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर है सोफेस लैंडन के अनुसार कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इसकी आवश्यकता होती है, और पाठ मुख्य रूप से इसको निर्मित करते हैं, यानी पाठ का निर्माण ही है जो किताब है। ठीक है, पाठ इसको निर्मित करते हैं, यानी जो पाठ्यक्रम है आपका वो ही इसका निर्धारण करते हैं कि आप क्या है व्याख्यान विधि से पढ़ाओगे तो जल्दी पाठ्यक्रम हो जाएगा, यानी उसका जो किताब की जो संरचना होती है, पाठ की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि वो क्या है व्याख्यान विधि से ही पढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देखिए जो व्याख्यान विधि है उसका जो प्रयोग है हम कब कब कर सकते हैं या कब करें। ठीक है, यूज ऑफ लेक्चर मेथड, यानी व्याख्यान जो विधि है उसका प्रयोग। पहला है प्रेरणा देने के लिए, यानी हम भाषण के द्वारा जो मुख्य जो बिंदु है उनके बारे में बताएं कि हम आज ये जो मुख्य बिंदु है, शिक्षण जो बिंदु है वो हम पढ़ाएंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप भाषण के रूप में दोगे तो बच्चे क्या होंगे मोटिव होंगे, यानी वो प्रेरणा वो मिलेगी और वो उस तरफ विषय वस्तु की तरफ ध्यान देंगे। फिर विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण है, टू समराइज द कंटेंट, यानी जो विषय वस्तु है काफी बड़ी होती है किताबों के अंदर, काफी सारा उसमें लिखा हुआ होता है टेक्स्ट, तो बच्चे क्या है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते, और उसी विषय वस्तु को थोड़ा संक्षेप में व्याख्यान के द्वारा हम उनको पढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का ध्यान उस विषय वस्तु की तरफ जाता है, और वो कम अधिक मात्रा वाली जो चीज है वो कम में ही आ जाती है, यानी जैसे गागर में सागर बना। ठीक है, फिर व्याख्या या स्पष्ट करने के लिए, भाई कोई भी तथ्य आ गया, कोई सिद्धांत आ गया, कोई नियम आ गया, उसको समझाने के लिए, उसको लगातार अच्छी तरह बच्चों को स्पष्ट करने के लिए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, भाषण देकर उसको हम बताते हैं कि भाई ये सिद्धांत है, इसके ये नियम है और ये इसकी विशेषता है, एंड सब कुछ उसको अच्छी तरह समझा देते हैं। व्याख्यान के द्वारा ही ये हम कर पाते हैं, टू क्लियरिफाई। ठीक है, फिर चौथा समय की बचत के लिए, टू सेव टाइम, यानी हम अगर प्रश्नोत्तर विधि या फिर अन्य जो विधियां हैं, जल शिक्षण है, ठीक है, और भी जो शिक्षण विधि है उनका अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि समय काफी लगता है, प्रोजेक्ट मेथड में भी काफी समय लगता है। तो अगर आप समय कम हो और सिलेबस जल्दी कराना होता है, पाठ्यक्रम जल्दी कराना हो, तो हम क्या किसका प्रयोग करते हैं व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है जो पाठ्यक्रम है काफी जल्दी पूरा होता है, यानी समय की बचत होती है। ठीक है, टू सेव टाइम। ठीक है, केवल व्याख्यान देनी होती है, व्याख्यान देकर ही, भाषण देकर ही जो सिलेबस है जल्दी पूरा हो सकता है। फिर है 500 अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं, टू प्रेजेंट एडिशनल मटेरियल, यानी कोई विषय वस्तु है अगर आप किताब से अलग है तो उसको हम केवल
व्याख्यान विधि के द्वारा ही बच्चों को समझा सकते हैं। यानी किताब में जो चीज नहीं है उसके बारे में बच्चे नहीं जानते, तो हम अतिरिक्त ज्ञान देने के लिए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर छठा गृह कार्य तत्कार्य देने टू गिव असाइनमेंट, यानी अगर बच्चों को गृह कार्य देना है तो आप गृह कार्य बोर्ड पर लिखते हुए हमें आप व्याख्यान देकर उसको समझाएं कि भाई तुम्हें गृह कार्य में ये कार्य करके लाना, इस तरह करना है, पूरा उसको समझाएं कि बच्चे उसको गलत नहीं करें, सही प्रकार से करके लाए। और व्याख्यान विधि के प्रयोग में आप जैसे प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, पाठों की स्थापना भी कर सकते हैं, बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं, यानी व्याख्यान विधि का बहुत सारा हम प्रयोग कर सकते हैं। व्याख्यान विधि है उसके जो गुण है वो देखते हैं। मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड, यानी जो व्याख्यान विधि है उसके जो मुख्य जो बातें हैं वो है, देखिए उसके गुण। छात्रों में तर्क शक्ति का विकास, यानी जो व्याख्यान विधि है उससे क्या होता है, जो बच्चे आपका जो लेक्चर है उसको सुनते हैं उससे क्या होता है, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है। कि व्याख्यान विधि है वो क्या करती है, तर्क शक्ति का विकास करती है। यानी बच्चों को आप नए ज्ञान प्रदान करते हो तो पुराना ज्ञान है उसके अंदर कोई कमी रह जाती है, तो अपने ज्ञान को सुधार कर वो उसके ऊपर कोई तर्क बना पाते हैं। फिर है व्यक्तिगत शिक्षण पर आता है, यानी जब व्याख्यान दिया जाता है क्लास में, आप अकेले खड़े हो और बच्चे सब बैठे हैं तो हर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो मुझे ही पढ़ा रहे हैं अध्यापक। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी अलग से एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यानी हर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो मुझे ही लेक्चर दे रहे हैं या फिर मेरे को ही क्या है व्याख्यान दे रहे हैं या मेरे को ही वो समझा रहे हैं। फिर समय और परिश्रम की बचत, भाई व्याख्यान विधि के अंदर व्याख्यान दिया और चले गए, यानी ना कोई प्रयोग किया ना कोई भ्रमण किया, कुछ भी नहीं किया, एक तरह से व्याख्यान दिया। इससे क्या होता है, तो समय बच जाता है, कम समय में पाठ्यक्रम करवाना होता है, यानी सिलेबस कम समय में करवाना है तो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, परिश्रम कम लगता है, केवल व्याख्यान दिया और काम हो गया। ठीक है, और कोई बात थोड़ी नहीं। फिर छात्र उच्चारण दोषों को दूर करने के लिए, यानी अगर क्लास में अगर अध्यापक कठिन शब्द आते हो तो उनका उच्चारण वो खुद अपने मुंह से करता है, तो बच्चे उस उच्चारण को सुनकर, ठीक है, उसको अपने जो अशुद्ध उच्चारण उसको सुधार लेते हैं। यानी अगर लगातार क्लास में आप व्याख्यान दे रहे हैं तो बच्चे कठिन शब्दों को सुनते जाते हैं, उनको आत्मसात करते जाते हैं, उनका जो उच्चारण है वो सीख जाते हैं। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो विद्यार्थी भी सही तरीके से उच्चारण नहीं करते। फिर पूर्व तैयारी व स्पष्ट व्याख्यान से छात्र रुचि, यानी अगर आप पहले से लेसन प्लान तैयार कर रखा है, पूरी तैयारी है आपकी, ठीक है, तो पहले से तैयार लेसन के अनुसार पूरी तैयारी के साथ आप क्लास में व्याख्यान देंगे तो बच्चों की जो रुचि है वो जागृत हो जाएगी। ठीक है, और बच्चे सही स्पष्ट रूप से उसे समझ पाएंगे। फिर विषय वस्तु अधिकतम रूप में स्पष्ट, यानी जो विषय वस्तु है अधिकतम रूप में व्याख्यान के द्वारा ही बच्चों को समझाया जा सकते हैं, कि कोई बच्चों को किताब पढ़ने के लिए दी जाए तो वो पढ़कर अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, केवल उसको व्याख्या के द्वारा ही आप उसको बच्चों को समझा पाते हैं। तब तो बच्चे विद्यालय आते हैं, उनको आपके जो अध्यापक हैं, आप अध्यापक के रूप में उनको क्या देते हो, लेक्चर देते हो, तो उनके वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि ज्ञान तो किताबों में लिखा है पर उसको व्याख्यान के रूप में शिक्षक के बच्चों को समझा पाता है। फिर है मनोवैज्ञानिक विधि से भी प्रयुक्त, यानी जो मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उनका प्रयोग भी हम इसमें व्याख्यान विधि के अंदर जोड़कर कर सकते हैं, ताकि ये क्या है और भी अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आ जाए। फिर शिक्षक व्याख्या हाव भाव और आचरण, शिक्षक व्याख्यान के द्वारा अपने हाव भाव के द्वारा अपने आचरण के द्वारा कोई भी कठिन विषय वस्तु उसको आसानी से समझा देता है। बच्चे भी क्या है, अगर किताब है उसको पढ़ लेने पर समझ में नहीं आएगा, पर जो अध्यापक है उसकी जो हाव भाव है, उसके हाव भाव से उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है उनके द्वारा वो क्या करता है, छात्र अच्छी तरह समझ में विषय वस्तु को ले लेता है। फिर कुछ सीमा तक छात्र और शिक्षक दोनों क्या है, सक्रिय होते हैं, यानी छात्र क्या है लगातार अध्यापक को सुनते रहते हैं और अध्यापक क्या है लगातार व्याख्यान देता है, भाषण देता है, तो वो दोनों आपस में क्या है सक्रिय रूप से वो कार्य करते हैं। जो शिक्षण और अधिगम क्रिया है थोड़ी बहुत सक्रिय रहती है, क्योंकि केवल एक तरफ से बोलना है, एक तरफ से क्या है सुनना होता है। फिर प्रस्तावना के लिए सर्वोत्तम विधि है, भाई प्रस्तावना जो करोगे तो कोई भी नया पाठ पढ़ा रही है, कोई यूनिट पढ़ा रही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत शुरुआत में या तो प्रस्तावना प्रश्न करोगे या उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी दोगे, जो बच्चों को पूर्व ज्ञान को जोड़ती हो वर्तमान ज्ञान से या आपका जो वर्तमान जो प्रकरण है उससे। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान हो गया, उसमें आपने जोड़ दिया नवीन ज्ञान जो आप क्लास में भी पढ़ाओगे।
ठीक है। प्रस्तावना के लिए सर्वोत्तम विधि है कौन सी? व्याख्या विधि। फिर 11वां, छात्र में श्रवण कौशल का विकास। यानी क्लास में आप व्याख्यान दे रहे हो, बच्चों को कुछ समझा रहे हो, भाषण दे रहे हो, तो बच्चे क्या है उसको शांत रूप से सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लगातार 30 मिनट लगातार उन्होंने सुना, तो उसमें क्या उससे क्या होता है, छात्रों में क्या होता है, सुनने की कला विकसित होती है, श्रवण कौशल का विकास होता है। वो दूसरों को सुनना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं कि खुद ही लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा नहीं, केवल बच्चे क्या है सुनना सीख जाते हैं। फिर है सभी शिक्षण विधियों में, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं जो नवाचार हो रहे हैं उन सब में भी क्या है भाषण देना ही पड़ता है, व्याख्यान देनी ही पड़ती है। चाहे आप कोई सी भी शिक्षण विधि उठा के देख लो, सब में क्या है आपको कहीं ना कहीं छात्र अध्यापक कथन मिल ही जाएगा, और छात्र अध्यापक कथन के बिना वो काम पूरा नहीं होता। इसलिए जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, चाहे प्रस्तावना है, जो प्रोजेक्ट मेथड है, या फिर दल शिक्षण है, टीम टीचिंग है, वाद विवाद है, सब में क्या है अध्यापक का जो है व्याख्यान वो क्या है सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, यानी जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्या है सुनते ही क्या है उनको याद हो जाता है। एक बार उन्होंने सुना या देखा तो वो चीज याद हो जाती है। तो अध्यापकों के सामने अगर एक बार व्याख्यान दे देता है तो उनके क्या है वो चीज आसानी से समझ में आ जाती है, काफी लंबे समय तक वो याद रहती है। ठीक है। कठिन व जटिल तथ्यों को सरलता से, यानी जितने भी कठिन तथ्य होते हैं या फिर कठिन शब्दार्थ होते हैं उनको बड़ी सरलता से हम व्याख्यान के रूप में बच्चों को समझा पाते हैं व्याख्यान विधि के द्वारा। फिर मुद्रित शब्दों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली, यानी बच्चे अगर किसी किताब को पढ़ रहे हैं उसमें कोई सिद्धांत या नियम या कोई तथ्य कुछ भी दे रखा है तो वो उनके समझ में जल्दी से नहीं आता, वो 4-5 बार पढ़े तब तक समझ में आएगा। और जबकि व्याख्यान विधि में क्या होता है कि वो आपने एक बार लेक्चर दे दिया, तो व्याख्यान दे दिया, तो बच्चे एक ही बार में उस व्याख्यान से वो चीज समझ जाते हैं। ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर से सक्रिय, यानी बच्चे कई बार क्या होता है लगातार भाषण देने से वो अरुचि का माहौल हो जाता है कक्षा के अंदर, तो बच्चों में वापस रुचि जागृत करने के लिए हम बच्चों से प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं कि भाई अभी मैंने क्या बताया था, यानी इसके बाद इस तथ्य के बारे में या ये जो प्रकरण है उसके बारे में कुछ मुझे बताओ, तुम्हें जितना आता है। ठीक है। तो वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों में वापस रुचि जागृत कर सकते हैं। फिर है एक तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति, ये एक तर्कपूर्ण पद्धति, क्योंकि ये क्या है बच्चों में तार्किक गुणों का विकास भी करती है और ये क्या है मनोवैज्ञानिक पद्धति भी मानी जाती है। फिर है उच्च कक्षाओं में उपयोगी, यानी छोटे बच्चों के लिए व्याख्यान विधि कम उपयोगी होती है, जबकि उच्च कक्षाओं में तो आपका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा होता है बच्चों का, तो उनके लिए उपयोगी होता है कि बच्चे क्या उनका जो मानसिक क्षमता वो भी विकसित हो जाती है, तो वो क्या सुनकर ही क्या कुछ भी याद कर लेते हैं। इसलिए उस समय के लिए हम उच्च कक्षाओं में हम व्याख्यान विधि का प्रयोग ही सबसे ज्यादा करते हैं और वही क्या है वहाँ उपयोगी होती है। फिर है बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य सौंपने, यानी बच्चों को कोई असाइनमेंट गृह कार्य दिया, नीट कार्य दिया या असाइनमेंट दिया, तो उसके लिए जो व्याख्यान के द्वारा ही हम उसको समझा पाते हैं, उसके लिए भी हम बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यानी बच्चों को ये कार्य करके लाना है तो उसको हम व्याख्यान के द्वारा ही समझाते हैं ताकि वो बच्चे घर से वो कार्य करके लाए। फिर है पुनर्विचार एवं पुनर्निरीक्षण, यानी आपने कुछ पढ़ा दिया या पहले जो पढ़ाया है उसके बारे में पुनर्विचार करने के लिए, उसका पुनर्निरीक्षण करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग हम करते हैं ताकि कम समय में वो वापस उसका रिवीजन हो जाए। व्याख्यान विधि है उसके जो दोष है वो देख लेते हैं। देखिए डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड, यानी भाषण जो व्याख्यान विधि है उसकी जो कमियां है वो देखिए, ये क्या है प्राकृतिक नहीं है, यानी वास्तविक रूप में क्या है प्राकृतिक नहीं है, ये क्या कृत्रिमता लाती है कक्षा के अंदर, यानी कृत्रिम रूप से बच्चों को सीखने को मजबूर करती है कि तुम अध्यापक जो बोल रहे हैं उसको लगातार क्या करो, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। ठीक है। यानी ये क्या है प्राकृतिक विधि नहीं है पढ़ाने की। फिर एक छात्र क्या निष्क्रिय श्रोता होता है, यानी बिल्कुल शांत चुपचाप उसको बैठ के सुनना होता है, कुछ भी बोल नहीं सकता, कुछ भी वो क्रिया नहीं कर पाता, इसलिए क्या निष्क्रिय श्रोता होकर सुनता रहता है, कई बार तो सो भी जाता है कक्षा के अंदर अध्यापक की व्याख्यान को सुनते सुनते। फिर स्थायी ज्ञान नहीं, केवल सुनने से ही क्या है जो स्थायी ज्ञान नहीं मिलता, अगर हमारी जो सारी ज्ञानेंद्रिय है अगर सब मिलकर कार्य करती है तो वो हमें अधिक लंबे समय तक याद रहता है, यानी हमारे आँख नाक कान है मस्तिष्क इन सबका क्या है एक साथ प्रयोग किया जाए तो वो क्या है ज्ञान स्थायी रूप से रहता है, जबकि हम केवल सुनकर ही कोई चीज लंबे समय तक याद नहीं कर पाते। फिर है
शिक्षण अधिगम क्रिया क्या होती है? नीरस होता है। अध्यापक क्या है, लगातार भाषण देता जा रहा है, विद्यार्थी चुपचाप सुनता जा रहा है, तो बिल्कुल नीरसता हो जाती है क्लास के अंदर कि भाई ये क्या है, रोजाना एक ही तरह की जो मिठाई अगर हम खाएं तो वो भी हमें क्या अच्छी नहीं लगती है, एक ही तरह की सब्जी रोजाना खाएं तो वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो लगातार व्याख्यान विधि का प्रयोग करते रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि विद्यार्थी बिल्कुल नीरस होकर पढ़ने लगते हैं, भाई आगे गुरुजी क्या लेक्चर ही देंगे। फिर छोटी कक्षाओं में कम उपयोगी, यानी छोटे विद्यार्थी होते हैं वो खेल विधि से ज्यादा सीखते हैं या कोई चीज वो करके अधिक सीख पाते हैं, जबकि वो अगर उनको हम छोटे बच्चों को व्याख्यान देंगे तुम ऐसा करो या ये सिद्धांत है या ये तथ्य है ऐसा है, तो वो क्या बिल्कुल समझ नहीं पाते भाई ये क्या हो रहा है, उनके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। फिर स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होता, यानी अध्यापक हर चीज व्याख्यान के द्वारा विद्यार्थी को समझा देगा तो वो किताब पढ़ने की जो आदत है विद्यार्थी की वो बिल्कुल छूट ही जाएगी। वो किताब को नहीं पढ़ेगा, उसको पता है कि क्लास में जाएंगे तो गुरुजी पूरी चीज हमें समझा देंगे तो हमें क्या है पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर कुशल अध्यापकों के लिए कम उपयोगी होता है, और जो दक्ष अध्यापक होते हैं, कुशल अध्यापक है, उनके लिए क्या है अधिक उपयोगी। यानी जो कुशल अध्यापक है वो तो क्या है भाई पारंगत होते हैं व्याख्यान देने में हर तरह से, और जो अकुशल जो अध्यापक है उनके लिए दिक्कत होती है कि भाई हम व्याख्यान कैसे दें, तो उनके लिए काफी ज्यादा ये कम उपयोगी होता है। फिर आठवां अनुशासनहीनता की स्थिति, यानी जो अगर टीचर से एक प्रकार से व्याख्यान नहीं दे पा रहा तो विद्यार्थी पीछे से आवाज निकालते रहते हैं या फिर अनुशासनहीनता करते हैं, उधर उधर की बातें करते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है। ठीक है। तो कुल मिला के क्या व्याख्यान विधि में अगर आप सही प्रकार से व्याख्यान नहीं दे पाते तो विद्यार्थी क्या है अनुशासनहीनता कक्षा में करते ही। फिर सभी भाषण क्या है मनोवैज्ञानिक नहीं, यानी कई बार क्या होता है कि अध्यापक पूर्व तैयारी नहीं कर पाता है और पहले से तैयार होकर नहीं आता, उसे पता है कि क्लास में जाके भाषण में जाना वो जाता है और चुपचाप जाके भाषण दे देता है, तो विद्यार्थी को जो आसान टॉपिक होता है वो भी क्या कठिन लगने लगता है कि ये क्या है बिल्कुल समझाया नहीं अध्यापक ने या टीचर ने हमें अच्छी तरह नहीं समझाया। यानी पहले जो तैयारी आपने की अगर वही पूरी तरह से तैयार नहीं है, कोई या घर में कोई काम हो गया तो या फिर क्लास में कोई दूसरी कक्षा में कोई काम था या मानसिक जो स्थिति होती है अध्यापक की उसका प्रभाव भी व्याख्यान पर पड़ता है। इसलिए सभी भाषण क्या है मनोवैज्ञानिक नहीं होते। फिर निम्न या पिछड़े बौद्धिक स्तर के छात्रों के लिए कम उपयोगी, यानी जो विद्यार्थी कम होशियार होते हैं जो केवल तुरंत ही सुनने पर ही उनको कोई चीज याद हो नहीं आए, यानी कोई कमजोर विद्यार्थी है अगर आप उसको भाषण देंगे कोई चीज कहोगे तो उसको एक बार में समझ में नहीं आता, यानी व्याख्यान विधि है केवल होशियार जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है, जो निम्न या कम बौद्धिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कम उपयोगी होगी। फिर छात्र व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता, यानी आप किसी बच्चे को बोलोगे आपको ऐसा कार्य करना है तो वैसा काम नहीं करता जब तक वो उसको प्रैक्टिकली या वास्तविक रूप से नहीं कर लेता है। तो यानी छात्र के व्यवहार में अगर आपको स्थायी परिवर्तन लाना है तो केवल व्याख्यान जो विधि है वो पूर्ण रूप से कारगर नहीं। करके सीखना अनुभव से सीखने के सिद्धांतों पर आधारित नहीं, यानी विद्यार्थी कोई चीज करके नहीं सीखेगा, यानी उसने कोई प्रयोग ही नहीं किया या उसको कोई चीज की अनुभव नहीं हुआ, यानी उसके रास्ते में चल रहा है तो ऊपर लगी तो वो पैर उठाकर चलेगा, यानी आप ऐसे बोलेंगे रास्ते में पैर उठा के चलो नहीं चलेगा, जब तक उसको ठोकर नहीं लगी तब तक वो पैर उठाकर नहीं चलेगा। यानी हमेशा करके सीखने जो सिद्धांत है अनुभव से सीखने का सिद्धांत है उस पर ये व्याख्यान विधि आधारित नहीं होती। फिर भी कुल मिला के ये कह सकते हैं जो व्याख्यान विधि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है भारत में और ये काफी कारगर साबित होती है।